दोस्तों, आज हम काला पानी जेल आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको 100 साल पुराना पीपल का पेड़ दिखाते हैं, जिसने इस जेल में होने वाले सभी घटनाओं को देखा। एक साइक्लोन में ये पेड़ जो है जड़ से उखड़कर गिर गया। बिलाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए उसी ट्री को काट करके फिर से वहीं पर रिप्लांट कर दिया। तो उसका आगे जो ब्रांच है जो बड़ा हो रहा है, इसमें ट्री न्यू लग रहा है क्योंकि 100 ईयर्स पेड़ काफी बड़ा रहेगा, लेकिन है वो ओरिजिनल ट्री का ही ब्रांच। कौन सा पुराना पेड़ का डाल, 100 साल पुराना पीपल का पेड़। रात में ये स्टोरी सुनाएगा आशीष विद्यार्थी की आवाज में। और आगे देखिएगा अलग से 2 रूम दिख रहे हैं, दोनों ओरिजिनल रूम है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था, उनका खाना बनता था यहीं पे। अब इसको बना दिया ऑफिस। तो इसके अंदर खाने का कुछ नहीं मिलेगा, बर्तन वगैरह है नहीं। ऐसा भी ओरिजिनल बर्तन मिला है, डिवीजन में रखा जा सकता है, बर्तन नहीं मिला। ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ था 1979, आजादी के 25 साल में। उसके आगे हम फांसी घर। हम शुरुआत करेंगे सुरला जेल के फांसी घर से। पहले फांसी घर, उसके बाद वर्क शेड और उसके बाद जेल भी देखेंगे। तो फांसी घर से पहले काला पानी के बारे में बता दूं कि अंडमान को काला पानी किसलिए बोलते हैं। काला पानी जो है, काल और पानी ये 2 शब्द से मिल करके बना है। काल जो है संस्कृत वर्ड है, जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। कोई कैदी अंडमान आ गया तो समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। और पानी जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों माइल्स पानी है। अब यदि कोई कैदी भागे तो कहाँ तक, आसपास के फॉरेस्ट में। अब वहाँ जाते थे, जो आदिवासी होते थे वो मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया वगैरह पकड़ करके वैसे ही मरते थे। अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो फिर उनको मौत के घाट उतार देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काल पानी था, बोलते बोलते हो गया काला पानी। तो लोग क्या सोचते हैं ब्लैक वाटर है, लेकिन ये ब्लैक वाटर नहीं है, ये है काल पानी। और अंडमान ने प्रिजनर को भेजना स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने 10 मार्च 1858। तब उन लोगों को रखे थे वाइपर आइलैंड। वाइपर आइलैंड सी के बीच एक सेपरेट आइलैंड है, इस डायरेक्शन में। और अंडमान का फर्स्ट जेल ब्रिटिशर्स ने वहीं पे बनाया था 1867। लेकिन वो जेल सेलुलर जेल का जैसा बड़ा जेल नहीं था, छोटा जेल था। और आज वाइपर आइलैंड ने बचा किया है फांसी घर और गार्ड रूम। और उसी फांसी घर में फांसी दिया गया था शेर अली जी को। शेर अली जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस का पठान था। मर्डर केस में अंडमान आया था। सजा में छूट मिलने के बाद होप टाउन एक विलेज है इस डायरेक्शन में, वहाँ पे शेर अली जी बस गया और वहाँ पे बार्बर शॉप चला रहा था। 8 फरवरी 1872 अंडमान में विजिट के लिए आया हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नाम था लॉर्ड मेयो, उस समय का वाइस रहा था इंडिया का। तो शेर अली जी ने होप टाउन में उनको चाकू से मार दिया। लॉर्ड मेयो का डेथ हो गया। शेर अली जी को पकड़ लिया और उनको 11 मार्च 1872 वाइपर आइलैंड के गैलोज में हैंग कर दिया। यदि आज आप लोग जाते वाइपर आइलैंड घूमने तो वो फांसी घर देखने को मिलता जहाँ पे शेर अली जी को हैंग किया था। सेलुलर जेल में किसी भी तरीके का कोई कैटेगरीज नहीं है, सब इक्वल सिंगल सेल। और एक 693 सेल से ही इसका नाम जो सेलुलर रखा है। इसमें कोई कैटेगरी सब एक ही जैसे खंड होगी, एक नहीं, 693 सेल से इसका नाम सेलुलर जेल रखा गया। और सेलुलर जेल में ऐसे जो बिल्डिंग थे 7, और 7 बिल्डिंग्स में टोटल कमरे थे 693, 693 कोठरियां और सब एक जैसे कमरे थे। सेलुलर जेल में ऐसे जो बिल्डिंग थे 7, और 7 बिल्डिंग्स में टोटल कमरे थे 693, 693 कोठरियां और सब एक जैसे कमरे थे। लेकिन इस बिल्डिंग का नीचे का ग्राउंड फ्लोर का लास्ट का 4 कमरा, इसको अंग्रेजों ने सेपरेट करके रखा था। यहाँ इसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल पोल्ट्री कंटेम्प्ट। और पानी वाले चैनल को तब तक वहाँ पे ठहराते थे जब तक उनका मजीबाते थे, रिलीजन के हिसाब से तैयार करवाते थे और के बाद उनको भी हैंग भी करते थे। अब सुनिएगा, जेल में रहने वाले क्रांतिकारियों के लिए टॉयलेट बाथरूम। दिन भर बाहर काम करते थे, नीचे कॉमन टॉयलेट बाथरूम का यूज कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर को कमरे में ही काम देते थे, अकेले काम करो। अकेले क्या काम करेंगे, नारियल के छिलके से रस्सी बनाएंगे या केन का कुर्सी बनवाते थे। उनके लिए सिस्टम ये था, दिन में 3 बार बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं जाना है। अंग्रेजों का जो निर्धारित समय उसी में जाना है। और इवनिंग 6 से मॉर्निंग 6 सभी लॉकअप में बंद रहते थे। अंदर कोई टॉयलेट नहीं था, सभी को क्ले का पॉट मिलता था, जो भी करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो। और अगले दिन स्लीपर चेंज करके बाहर ले जाता था। खाना खाने के लिए लोहे का प्लेट मिलता था, लोहे का प्लेट ब्रश वाला प्लेट वाला नहीं है, उसमें तेल लगा करके देंगे। खाने में मिलेगा दाल चावल रोटी सब्जी और उतना ही देते थे कि मिलता है पेट भरने के लिए। चावल में कंकर, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। पीने का पानी दिन में 2 बार ही मिलता था, वो भी साफ नहीं। और रात में कोई रोशनी नहीं, लैंप हाथ में लिए सिक्योरिटी गार्ड घूमता रहता था। सोने के लिए बेड मिलता था लकड़ी का, बेड का चौड़ाई इतना रहेगा, हाइट इतना रहेगा, लंबाई करीब 6.5 फीट। तो एक बेड और एक कंबल सभी को मिलता है। इसके बाद अपना वाले बेड सुनेगा। ये जो वर्कशेड है इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग में जो फ्रीडम फाइटर रहते थे उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर, सर जी इधर आ जाए।
कुछ फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर काम करते थे, कुछ फ्रीडम फाइटर को जेल से बाहर ले जाते थे, जंगल साफ करना है, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान बनाना। और कुछ क्रांतिकारी कारखाने में काम करते। यहाँ पे क्या काम, नारियल तेल निकाले या सरसों का तेल निकालना है। तो बड़ा वर्कशॉप था, इसको मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दिया, नीचे का फर्श, ऊपर का छत लकड़े का जाला चेंज कर दिया, जगह है ओरिजिनल कोलू है वहीं पर है। ऐसे बहुत सारे थे, अब एक बचा है। नारियल का सूखा हुआ खोपरा से भरेगा, साइड में 2 वजन लगा देगा, वजन लगेगा, चेंज टाइट हो जाएगा, प्रेशर बेस में चला जाएगा, पीछे पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल किसता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में बर्तन, तेल उसमें इकट्ठा होता रहेगा। एक फ्रीडम फाइटर को एक दिन में 30 पाउंड कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के आसपास। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड पर डे, लगभग 5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में ऑक्स में नहीं निकाल पाते थे। जब ऑक्स नहीं निकाल पाते थे, दिन भर में इतना ऑयल इंसान कहाँ से निकाल पाएगा। कुछ फ्रीडम फाइटर कोल्वो चलाते चलाते थक जाते थे और कुछ चलाने से इनकार करते थे, काम नहीं करेंगे। तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे, जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी क्रांतिकारी ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। पहला हमने देख लिया ओरिजिनल कोल्वो, यहाँ पे है आर्टिफिशियल, किस तरीके से कोल्वो चलाते थे उस पोजीशन को दिखाया गया। और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर बैठ करके नारियल का छिलका निकाल रहे हैं। छिलका निकालने के बाद छिलके को कूटेंगे, जब छिलका नरम हो जाता था इसके बाहरी छिलके को हटाकर अंदर का जो रेशा है उसे पानी में भिगोते थे, जब मॉइस्चर हो जाता था फिर बाहर निकालते थे, कूट कर धूप में सुखाकर इस मशीन में रोल करते थे, तो बनता था रस्सी, नारियल के छिलके का रस्सी। तो रस्सी बनाने का काम किसी भी क्रांतिकारी को देता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्सी तैयार करना, लगभग 2 किलोग्राम के करीब। शाम में अंग्रेज बैठते थे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड हो गया पनिशमेंट नहीं, और जिनका 4 पाउंड हुआ नहीं उनको भी पनिशमेंट, और जिनका रस्सी गीला होता था उनको भी पनिशमेंट मिलता था। पनिशमेंट आगे बताएंगे। और रस्सी बनाने का मशीन पुराना मशीन आगे है पनिशमेंट। सेलुलर जेल का सबसे बड़ा और सबसे सख्त सजा यही था। ये फ्रेम है ओरिजिनल, इसे बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को उसके ऊपर चढ़ा करके पांव को ब्लॉक करते थे, कमर में बेल्ट बांधते थे, हाथ में हथकड़ी, ताकि मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर हिल भी ना पाए। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे, उसके बाद बैक साइड में मारते थे चाबुक से, एक ही जगह बार बार मारते थे, यहाँ मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो क्रांतिकारी न बैठ सके न सो सके। मारते वक्त बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है, ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। और मानने वाला भी इंडियन। सेलुलर जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल जो थे, चोर, डाकू और लुटेरे, तो उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम होता था, अत्याचारी ज्यादा, उनको अंग्रेज काम करते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, तो किसी को जमादार। अब इनका क्या फायदा, खाना बढ़िया मिलता था, मार खाने का जरूरत नहीं और हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। तो इसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सभी कुछ हम लोगों ने मॉडल के रूप में रखा है। जो फ्रीडम फाइटर फर्स्ट में अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते थे, उनको एक हफ्ते के लिए कोठरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग लगा होगा, उसमें हथकड़ी में रखते थे, उसे बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी करो, उसके बाद नेक्स्ट पनिशमेंट 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस पहनना है। ये पहनने से गर्मी ज्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा। यूनिफॉर्म, एक कुर्ता, एक हाफ पैंट, एक व्हाइट कैप सभी को मिलता था, और सभी के गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, फ्रीडम फाइटर्स का आइडेंटिटी। इसमें लिखा होता था कितने ईयर से कितने ईयर का इम्प्रूवमेंट मिला है, जेल का नंबर, कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा, जब तक वो जेल में रहेंगे ये उनके गले में लगा रहेगा। और 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फीटर। पहला है चेन फीटर। चेन फीटर जिन फ्रीडम फाइटर को पहनाते थे सजा के लिए 1 साल, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। कमर में चेन बंधा है, हाथ फ्री है, फ्लेक्सिबल चेन है, पाँव इधर उधर मूव कर सकता है, लेकिन चलते वक्त वजन रहेगा पाँव में। बार फीटर 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त बार छोड़ दो, फिर जब चलो तो बार पकड़ करके ही चलो, नहीं पकड़ेगा बार तो चल ही नहीं पाएगा। और क्रॉस बार फीटर ओनली 10 डेज, 10 दिन के लिए है। दिक्कत उसे में ज्यादा है, पाँव के सेंटर में रॉड है, पाँव दूरी में रहेगा, ऐसे ऐसे चलो। जब से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो हर क्रांतिकारी के पाँव में घाव भी हो जाता, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से घुसता जाता। इस जेल को अंग्रेजों ने बनाना शुरू किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 1906 में जेल तैयार हुआ, 13 साल लगे। वैसे अंग्रेजों का प्लान था जेल को बनाने का 3 साल, और उनका एस्टिमेट था 5,17,332 रुपीज, लेकिन उस एस्टिमेट में जेल नहीं बना और ना ही जेल 3 ईयर्स में कंप्लीट हुआ। इसलिए नहीं कंप्लीट हुआ, ये बड़ा पहाड़ है, इसको काट करके लेवल करने के लिए 3 ईयर्स लगे और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 10 ईयर्स लगे, तो कॉस्ट भी बढ़ गया। 7,83,994 रुपीज टोटल में खर्च हुए, और 30 मिलियन ब्रिक्स यूज किया था, 3 करोड़ ब्रिक्स अंडमान में तैयार किया, बाकी मटेरियल बर्मा से लाया।
जब जेल बना साइकिल जेल की तरह था, जिसमें टोटल 7 बिल्डिंग्स थे और सर से 690 थे। वन सेल में 1 पर्सन रहते थे। रूम का लेंथ टू 13.5 फीट, वेट टू 7.5 फीट, हाइट 10 फीट, कमरा बड़ा है। वेंटिलेशन भी है बैक साइड 8 फीट ऊपर, ताकि फ्रीडम फाइटर अंदर से बाहर देख ना पाए। और हर बिल्डिंग को ऐसा बनाया, एक बिल्डिंग का फ्रंट रखा है, दूसरे का बैक रखा है, ताकि दोनों बिल्डिंग के बीच कोई कम्युनिकेशन ना रहे। काम करने के लिए 7 में से 4 ब्लॉक के सामने वर्क है, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर दिखाते हमने देखा। और बीच में है सेंट्रल टावर। सेंट्रल टावर के टॉप पे रहता था सिंगल गार्ड, ऊपर से बाउंड्री वॉल वॉच करता था। उनके अलावा 21 सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड डे नाइट वॉच करते थे। हर फ्लोर पे होता था एक सिक्योरिटी गार्ड। उनका डोर भी बड़ा है। फिर अभी हमारे पास 7 में से ओनली 3 ब्लॉक्स बच गया, 1, 7, इसके पीछे एक और भी है नंबर 6, बाकी 4 ब्लॉक टोटली डैमेज हो गए। 1941 अंडमान में भूकंप में क्या टूट गया? मेन वॉच टावर का टॉप पोर्शन, बाकी बिल्डिंग थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था। उसके बाद जेल का मेंटेनेंस नहीं। 1914 में से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडमान में जापानी साथी उन लोगों ने क्या किया, जो टूटा हुआ ब्लॉक है उसमें से काफ़ी ब्रिक अपने कामों में यूज़ कर दिया। इंडिपेंडेंस के काफ़ी साल के बाद 1964 जेल का जो पार्ट रहने लायक नहीं रहता, खराब हो गया, वहाँ पे हॉस्पिटल बना दिया, जो आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया। नाम उसका है गोविंद बल्लभ पंत, जो यूपी का पहले चीफ मिनिस्टर का नाम रखा गया। और इस जेल को बनाने का जो इंजीनियर था उनका नाम था मैकलेन, और इस जेल का क्रूअल जेलर का नाम था डेविड बैरी, जो आयरलैंड के थे। उनका राज रहा 1905 से लेकर 1919। उसके बाद में उनका तबीयत बिगड़ गया, पैरालाइज हो गया, फिर उनको शिप में चढ़ा करके कलकत्ता पहुंचा दिया। फिर कलकत्ता पहुंचने के साथ ही डेविड बैरी का भी डेथ हो गया। इस वजह से इसके बारे में क्या कहा जाता है, वतन परस्तों को अपने वतन से दूर रखने वाला खुद आंखें गड़ी, अपने वतन का मुंह न देख पाया। और सुनेगा सलो जेल में 1909 से लेकर 1930 के अंदर में लगभग 650 के करीब पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए थे। और जो फ्रीडम फाइटर सलो जेल भेजे गए थे, नाम आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, सेंट्रल टावर में फ्रीडम फाइटर का लिस्ट लगा है। अननोन फ्रीडम फाइटर का नाम ज़्यादा मिलेगा, पहचाना नाम कम ही मिलेगा। तो कुछ फ्रीडम फाइटर का नाम बताते हैं कि इस जेल में रहे थे। विनायक दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद, जयदेव कपूर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, वरिंद्र कुमार घोष, लोकनाथ पाल, हरे कृष्ण सोनाथ, बाबा बान सिंह, पंडित राम रक्का बाली, इंदुभूषण रॉय, भाई परमानंद, सत्येंद्रनाथ सान्याल, विश्वनाथ माथुर, बंकिम चक्रवर्ती, भूपेंद्रनाथ बनर्जी, बाबूराम हरी, ननी गोपाल दास, भूपेन रॉय, विनोय लश्कर, अली अहमद सिद्दीकी, हरबंस समझ, गणमंत्री, कोटैया कोरप्पू, पांडु पाटल बोनांगी, सन्या सैया कोटिगिट्टी, सत्यनारायण ठाकुर, वीरయ్య दोरट्टगी, प्रतिभादी गायकरा वेंकटेश्वरा, सचिदानंद शिवम, कुमुदिनी घोष, सरोजिनी गुहा, कामिनी डे, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, अभनिरंजन घोष, अब्दुल कादिर चौधरी, मंगेश्वर रॉय, सनातन रॉय, साईनारायण जोशी, गणेश दामोदर सावरकर, बाबा मंगल सिंह, बाबा शेर सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा बिशन सिंह, बाबा छत्तर सिंह, बाबा चूहर सिंह, बाबा गुरमुख सिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह, बाबा हरनाम सिंह, बाबा हजारा सिंह। इनके अलावा और भी बहुत सारे। सेलुलर जेल का इकलौता क्रांतिकारी जिन्होंने जेल के अंदर में सुसाइड किया था, नाम था इंदुभूषण रॉय जी। इंदुभूषण रॉय जी ने 29 अप्रैल 1912 जेल के अंदर में सुसाइड किया था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908-1909 उसमें अंडमान भेजा गया था। वो पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे, हार्ड वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ब्रिक बनवाने के लिए बाहर ले जाते थे, उनसे काम हो नहीं पाता था। जेल के अंदर का जो काम है, इतना हार्ड वर्क के बैल न कर पाए, इंसान कहाँ से कर पाएगा। तो हमेशा उनको पनिशमेंट भी मिलता था और जेल अथॉरिटीज उनका इंसल्ट भी करते थे। तो परेशान हो गया, तो क्या किया, अपना जो कपड़ा है उसको फाड़ दिया, रस्से जैसा बना दिया, वेंटिलेशन 8 फीट ऊपर है, इसी में झूल करके सुसाइड कर लिया। ऐसे वो क्रांतिकारी जेल में शहीद हुए। दूसरा क्रांतिकारी पंडित राम रक्का बाली जी, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लोग पहनते हैं ना जो धागा, जनेऊ। तो अंग्रेजों ने कहा जेल के अंदर इसे पहनने को नहीं दिया जाएगा। उसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की और उस भूख हड़ताल में वो भी शहीद हो गए। तीसरा क्रांतिकारी बाबा बान सिंह जी, पंजाब के रहने वाले थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1915, उस केस में उनको अंडमान भेजा गया था। पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे और गदर पार्टी वाले थे। तो जिस दिन जेलर का राउंड चल रहा था, जेलर के साथ बाबा बान सिंह जी का बातचीत हुआ, बातचीत बिगड़ गया। तो जेलर ने बाबा बान सिंह जी को गाली देना शुरू किया, जोर जोर से। सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे, बाबा बान सिंह जी को गाली मिल रहा है।
बदले में बाबा बान सिंह जी ने भी जेलर को गाली देना शुरू किया, उनसे भी ज्यादा जोर से। वो भी सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे और जेलर भी देख रहा है कि सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे हैं, उसे गाली मिलता तो हो गया वो नाराज। सोचा कि मैं इनको ऐसे ही छोड़ करके चला गया तो बाकी फ्रीडम फाइटर मुझसे डरेंगे नहीं। अब उनका इज्जत का सवाल था। उन्होंने क्या किया, दो वार्डर को छोड़ दिया उनके कोठरी में पीटने के लिए, और उन दो वार्डर ने बाबा बान सिंह जी को इतनी बुरी तरीके से पीटा, 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बाबा बान सिंह जी भी शहीद हुए। ऐसे सिल्लोड जेल में 6 फ्रीडम फाइटर शहीद हुए थे। 3 का नाम मैंने पहले बताया था, फोर्स फीडिंग में डेथ हुआ था, महावीर सिंह, मोहित मोहितरा, मोहन किशोर नामदास जी। बाकी 3 फ्रीडम फाइटर ये भी थे। और इन सभी का जो स्टैचू है सामने वीर सावरकर जी का पार्क में आप लोगों को नजर आएगा। और एक बड़े क्रांतिकारी थे, नाम था उल्लासकर दत्ता जी। उल्लासकर दत्ता जी भी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908-1908 उसी में उनको भी अंडमान भेजा गया था। वो भी पढ़े लिखे फ्रीडम फाइटर थे। जिस दिन उल्लासकर दत्ता जी को तेज फीवर था, अंग्रेजों ने कड़ी धूप में ब्रिक बनवाने के लिए ईंट के भट्टी में बाहर लेकर के गए और वहां जाकर के उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। तो वापस जेल में ला करके अंग्रेजों ने क्या किया, 8 घंटे वाले जो हथकड़ी दीवारों के साथ उसमें लगा करके रख दिया। शाम होते होते उल्लासकर दत्ता जी बेहोश हो गए और उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। अंग्रेजों ने उल्लासकर दत्ता जी को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। 1 हफ्ते के बाद क्या पता चला कि उल्लासकर दत्ता जी पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इलाज करवाने के लिए 1913 उनको जब मद्रास हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया और ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद उनको रिहा कर दिया। उल्लासकर दत्ता जी का डेथ आजादी के काफी साल के बाद 17 मई 1965 में हुआ था। तब उनका उम्र था 80 साल, 80 ईयर। आज उल्लासकर दत्ता जी के नाम से 2 रोड है, एक आसाम के सिलचर में और आपका बंगाल में। और विनायक दामोदर सावरकर जी, उनको भी रखा गया था इसी बिल्डिंग में, इसी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर के कॉर्नर में। सावरकर जी टोटल 10 साल रहे थे, उसमें से कुछ साल सावरकर जी लास्ट वाले रूम में भी रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सारे क्रांतिकारियों का रूम आइडेंटिफाई सभी का रूम बदलता था, उनका भी रूम चेंज हुआ था कुछ साल लास्ट वाले में। यहाँ पे एक्स्ट्रा डोर भी है, उनके कमरे से फांसी घर भी दिखाई देते हैं। तो सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में हायर स्टडीज के लिए भेजा था बैरिस्टर का पढ़ाई के। उस समय उनका वहां पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर वहां पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले कुक के हाथों से बॉम्ब बनाने का मैनुअल और बुक्स के अंदर में पिस्तौल वगैरह इंडिया भेजा, मतलब वेपन्स वगैरह इंडिया भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट हुआ था 13 मार्च 1910 और उन्हें शिप से इंडिया लेकर के आ रहे थे। शिप का नाम था मोरिया शिप। मोरिया शिप 8 जुलाई 1910 जब मार्सलेस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्सलेस हार्बर, फ्रांस। अब वहां फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंडओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को हिंदुस्तान ले गए, केस चला, फैसला हो गया कि उनको अंडमान काला पानी भेजे। फिर सावरकर जी को अंग्रेज अंडमान लेकर के आए थे 30 जून 1911 1911। अब जब लाए थे तो डरते थे, एक बार वहां से भाग गया, दोबारा यहाँ से ना भागे, इसलिए अपने कड़े पहरे में रखा कि उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी, वो इस जेल में थे उनसे भी पहले। लेकिन दोनों भाई जो है 2 साल तक आपस में मिल ही नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। 1921 वीर सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी महाराष्ट्र। उस साल वहाँ पे हाउस अरेस्ट में रखने के बाद उन्हें रिहा कर दिया। उनका डेथ आजादी के 19 ईयर्स के बाद में हुआ था 26 फरवरी 1966। तब उनका एज रहा 83। तो जहां गर्मी के दिनों 10 मिनट्स हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने अपना 10 ईयर्स सलूर जेल में गुजारा था। अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर सलूर जेल को अंग्रेजों ने टोटली क्लोज कर दिया जनवरी 1938। 1938 सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले सितंबर 1937 से लेकर जनवरी 1938 सारे फ्रीडम फाइटर को ब्रिटिशर्स ने वापस मेनलैंड भेज करके 80 साल के बाद 80 ईयर्स के बाद अंडमान में काला पानी का सजा भी बंद हो गया। काला पानी का सजा शुरू हुआ था 10 मार्च 1858 वाइपर आइलैंड से और खत्म हो गया 1938। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया 1939 और अंडमान में जापानी सैनिक आ गए 23 मार्च 1942। जब अंडमान में जापानी सैनिक आ गए तो सारे अंग्रेज अंडमान छोड़ करके चले गए, तो अंडमान भी हो गया आजाद, क्योंकि जापानियों के साथ में थे इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष जी के फौज। लेकिन जापानियों का जो जुल्म था वो अंग्रेजों से ज्यादा हो गया। जो 1858 में जिन कैदियों को अंडमान भेजा था अंग्रेजों ने, उनको तो अंडमान ने बसा दिया था। अब उनके जो जनरेशन थे उनमें कुछ पढ़े लिखे लोग थे, INA के मेंबर थे, कुछ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के मेंबर्स थे। अब जापानीज क्या सोचते थे, इनमें से कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं या उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के केस ने बहुत क्रांतिकारियों को जेल में बंद किया, खूब टॉर्चर किया और बहुतों को जेल से बाहर ले जाकर गोलियों से शूट भी किया था। उसी के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी अंडमान आए थे। नेताजी जो है इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। उनका अंडमान 3 डेज का विजिट था दिसंबर 29, 30, 31, 1943।
तो 38 दिसंबर 1943 सुभाष जी ने सेलुलर जेल का विजिट भी किया था और यहाँ से लौटने के बाद लगभग 500 मीटर की दूरी पर सामने है जिमखाना ग्राउंड, पास में अंडमान क्लब है, वहीं पे देश का पहला तिरंगा झंडा उन्होंने फहराया था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उस समय 2 नाम भी दिया। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप, निकोबार का स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम नील और हैवलॉक आइलैंड का हो गया। अब नील का नाम है शहीद, हैवलॉक का नाम अब हो गया स्वराज आइलैंड और रॉस आइलैंड का नाम अब हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। फिर 1 जनवरी 1944 सुभाष जी अंडमान से वापस लौट गए। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड 1945 ब्रिटिशर्स का जो रॉयल एयरफोर्स है उन लोगों ने अंडमान में जापानीज के ऊपर में बहुत सारे बमबारी किए, जिसके बाद जापानी भी सरेंडर हो गए। 45 में जापानीज भी लौट गए वापस। उसके बाद 1.5 साल अंग्रेज रहे, हिंदुस्तान आजाद हो गया 1947, तब अंडमान से अंग्रेज वापस लौट गए। और 1858 में जब अंडमान ने प्रिजनर को भेजना स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने, यहाँ पे हर तरह के प्रिजनर आते थे और आने के बाद सिस्टम ये था जो एक बार अंडमान आ गया, सजा कंप्लीट हो या सजा में छूट मिले, उसके बावजूद उनको मेन लैंड वापस नहीं भेजते थे, अंडमान में बसाते थे, जमीन देते थे, खेती बाड़ी करो यही रहो। तो अंडमान के जो लोकल्स है उनका ही जनरेशन है। सेलुलर जेल वाले मैक्सिमम वापस लौट गए, कुछ परिवार अंडमान में बस गए।